आइए अब आपको ले चलेंगे राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनेंगे। वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। भारत में भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे। वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। काट अंधोर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर। काट अंधोर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। जगमग जग कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे। वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र रव। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र रव। नव नभ के नव विहग वृंद के, नव नभ के नव विहग वृंद के। नव पर नव स्वर दे स्वर दे स्वर दे स्वर दे स्वर दे। वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। भारत में भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे। वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। वरदे 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 वरदे, वरदे 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 वरदे। वरदे 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 वरदे, वरदे वरदे वरदे।
वरदे वरदे वरदे। धन्यवाद। नव पर नव स्वर दे, वीणा वादिनी वरदे। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कालजयी रचना एक मंत्र की तरह हम सबके अंतर्मन में प्रतिध्वनित होती है। जब यह समारोह मध्य स्वदेश की अपनी इस शब्द यात्रा के विभिन्न पड़ावों से गुजरकर इस पड़ाव पर एक वैचारिक अनुष्ठान के रूप में मूर्त हो रही है, तब हम सबके लिए यह अत्यंत सौभाग्य का क्षण हम सबको मालूम होता है जब आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद अवधेशानंद गिरि जी महाराज, जो कि आध्यात्म की आकाश गंगा के एक उज्ज्वल नक्षत्र के रूप में हमारे समय में प्रकाशमान है, उनकी आशीर्वाद उपस्थिति आज इस मंच पर हो रही है। हम इस अनुष्ठान में उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, कहते हैं कि जीवन नभ में चांद कल्पनाओं के शत शत, एक सत्य का सूर्य उगाना श्रेयस्कर है, किंतु कल्पना भी प्रसार उस भाव बिंदु का जो कि अंततः किसी सत्य पर निर्भर है। सत्य की प्रतिष्ठा के लिए जिस सेवा, संवेदना और सांस्कृतिक मूल्यों की दरकार इस देश को रही है, अगर हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटें तो ऐसी विलक्षण विभूतियां हमें अपने समय के साथ प्रकाशित होती दिखाई देती हैं, जिन्होंने इन्हीं मूल्यों की रक्षा के लिए अपने कर्मपथ पर अविराम चलते हुए अपने गंतव्यों को, अपने मंतव्यों को जनता तक पहुंचाया। जब हम राजनीति और संस्कृति की संधि कर कर देखते हैं तो हमारा मनोबल थोड़ा सा ऊंचा उठता है कि आज भी सब कुछ हाशिए पर नहीं चला गया है, आज भी सब कुछ तिरोहित नहीं हो गया है, आज भी हमारे भीतर कुछ यकीन बाकी है, विश्वास बाकी हैं। और उन्हीं विश्वासों को जब हम मध्य प्रदेश की राजनीतिक अतीत के पन्नों को पलटाते हुए देखते हैं तो हमें बहुत ही गर्व के साथ कहना पड़ता है कि आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हीं सेवा, संवेदना और संस्कृति को अपने जीवन में, अपने कर्म में आत्मसात किया है और आज उत्सव मूर्ति के रूप में हमारे बीच विद्यमान हैं। हम इसलिए भी गौरव का अनुभव करते हैं कि आज जबकि इस विमर्श में हम समाज, सेवा, संस्कृति और राजनीति के विभिन्न पक्षों पर विमर्श करने के लिए उपस्थित हैं, तब हमारे बीच में आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के नाते भी और एक स्वयं सेवी संगठन के साथ अपनी रचनात्मक गठजोड़ करते हुए अनेक लोगों को, अनेक स्वयं सेवकों को जोड़ा और एक भरी पूरी समृद्धि के साथ आज समाज सेवा के मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए हम सबको कहीं न कहीं प्रेरित भी किया है। ऐसे आदरणीय शिव प्रकाश जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि मध्य स्वदेश परिवार की ओर से हम मंचासीन इन विभूतियों का स्वागत करें। सबसे पहले प्रबंध संचालक श्री यशवर्धन जी जैन से गुजारिश करते हैं हम वे मंच पर आएं और आदरणीय श्री अवधेशानंद गिरि जी महाराज का पुष्पों से, शॉल, श्रीफल से अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। मध्य स्वदेश के प्रबंध संचालक आदरणीय श्री यशवर्धन जी, अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम आदरणीय अवधेशानंद जी के चरणों में। समूह संपादक श्री अतुल तारे से निवेदन है वे भी आदरणीय अवधेशानंद जी का स्वागत करें। संचालक श्री प्रांशु शेजवलकर वे भी कृपया इन क्षणों में हमारे बीच उपस्थित हों। अध्यात्म के आकाश में एक इंद्रधनुष की भांति संतों की उपस्थिति होती है। स्वागत, अभिनंदन। और आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हम मध्य स्वदेश परिवार की ओर से अभिनंदन करना चाहते हैं। प्रबंध संपादक मध्य स्वदेश श्री सौमित्र जोशी से हमारा निवेदन है, कृपया मंच पर आएं। सौमित्र जोशी जी, डॉक्टर अजय केमरिया
विशेषांक संपादक जो कि आज इस अवसर पर प्रकाशित विशेषांक के संपादक हैं, श्री अवधेश शुक्ला जी नवस्वदेश सतना के संपादक हैं। कृपया आप सब मंच पर पधारें और माननीय शिवराज जी का पुष्पदल, शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। ये उत्कीर्ण प्रशस्ति प्रतीक चिन्ह नर्मदाष्टक का पाठ है, इस पर उत्कीर्ण है और हम सब जानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने मानधाता पर्वत पर नर्मदा के संघर्ष और सौंदर्य को देखते हुए उसकी महिमा में जो पद रचे उन्हें हम नर्मदाष्टक के रूप में सुमिरन करते हैं। ये स्वागत अधूरा होगा माननीय शिवराज सिंह चौहान का यदि हम मंच पर उनकी जीवन संगिनी श्रीमती साधना सिंह को आमंत्रित न करें। मानस में तुलसी कहते हैं, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तह से नाथ पुरुष बिनु नारी। और आज जब इस मंच पर शिव का अभिनंदन हो रहा है तो शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। हम चाहेंगे कि आदमी साधना जी कृपया मंच पर आएं। नहीं है क्या? करतल ध्वनि से स्वागत कीजिएगा। साधना जी कृपया मंच पर पधारें। और ये सुखद संयोग है कि साधना जी का इस मंच पर अभिनंदन करने के लिए हम हमारे बीच में उपस्थित अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय मंत्री और लेखिका सुश्री साधना बलवटे को आमंत्रित करते हैं। एक साधना दूसरी साधना का अभिनंदन करें, यह सुखद संयोग है और ऐसे संयोग विरल होते हैं। बहुत बहुत स्वागत साधना जी का। पुष्पमाला, ये शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सुश्री साधना बलवटे आदरणीय श्रीमती साधना सिंह का स्वागत कर रही हैं। अनेक धूपशाही क्षणों की साक्षी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के तमाम संघर्षों की साक्षी हैं। स्वागत, अभिनंदन। और आदरणीय शिव प्रकाश जी के अभिनंदन के लिए हम संचालक श्री महेंद्र अग्रवाल, आदरणीय श्री अजय बंसल और मध्य स्वदेश गुना के प्रभारी श्री ज्ञानेश पाठक को आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें और आदरणीय शिव प्रकाश जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी, मध्य स्वदेश के इस विमर्श में, इस सांस्कृतिक सारस्वत अनुष्ठान में आदरणीय शिव प्रकाश जी की उपस्थिति हम सबके लिए अत्यंत प्रेरणास्पद है और उनका भी अभिनंदन, स्वागत। समय बीत जाता है, लम्हे बाकी रह जाते हैं तस्वीरों के रूप में, चित्रों के रूप में, और उन्हें एक मुद्दत बाद जब हम देखते हैं तो वे क्षण जीवंत हो उठते हैं, स्मृतियां प्रकाशित हो जाती हैं। स्वागत अभिनंदन के बाद अब हम संजय द्विवेदी, जो ध्रुवा संस्कृत बैंड के संस्थापक हैं और आज अपनी स्वर माधुरी का सैलाब बिखेरने के लिए विशेष रूप से इस सांस्कृतिक अनुष्ठान में हम सबके बीच हाजिर हैं। हम चाहेंगे कि एक छोटी सी संस्कृत की ऋचा आप प्रस्तुत करें और उसके बाद हम कार्यक्रम के सिलसिले को पुनः फिर आगे बढ़ाएंगे। आद्य शंकराचार्य जी की एक रचना, चूंकि पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय प्रभु
पधारे हुए हैं, इसलिए उनकी सेवा में समर्पित है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशा वायुः तदपि न मुञ्चति आशा वायुः। भाव ये है कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि दिन और रात व्यतीत होते जाते हैं, सुबह होती है, सांझ होती है, साल दर साल बीत जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब हम पुराने हो चुके होते हैं और काल हमारे सामने आके उपस्थित होता है और हम निरुत्तर होते हैं। तो हम निरुत्तर ना हो उसकी क्या तैयारी हो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डुक्रीकरणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब बच्चे थे तो खेलकूद में मस्त रहे और जब यौवन आया तो विषयों में भोगों में मस्त रहे और जब बुढ़ापा आया तो रोगों ने चिंताओं ने आके घेर लिया, चिंताओं में रोगों में त्रस्त रहे। तो भगवान का भजन कब किया। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्ता मग्नः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज मूढमते। शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं
अंगम गलितम। सिर के जो सुंदर सुंदर बाल है कि करके गिर जाते हैं। पलितम मुंडम, और ये जो सुंदर सी स्माइल है दांतों के कारण, ये दांत भी धीरे धीरे साथ छोड़ देते हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, लाठी का सहारा। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशापिंडम। फिर भी आशा रूपी कामनाओं का जो बंधन है वो छोड़ता नहीं, तो क्या करें? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। धनि सरे रे 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 गगरे 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 सधनि रे सधनि रे सधनि रे सधनि धनि सरे ग ग ग ग ग मम म प प प मम म प प प मम प प ध ध ध ध नि नि प नि नि प नि नि प नि नि प म प सा सा स म प ध रे 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 गगरे 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 सा रे नि सा ध नि नि प नि नि प म प ध नि सा म प ध नि सा म प ध नि म प ध नि सा म प ध नि सा म प ध नि म प ध नि सा ध ध ध ध ध ध ध ध ध। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, फिर माँ के गर्भ में 9 महीने, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। तो ये जो चक्र है अनंत जन्मों तक। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मरणम मरणम मरण। जननम 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 मरणम जननम मरणम जननम मरणम जननम मरणम जननम मरणम जननम मरणम जननम मरणम। पुनरपि 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 जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे खलु दुस्तारे इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। हे प्रभु आप ही पार लगाओ। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम 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 गोविंदम
भज गोविंदम को सुनते हुए आदि शंकराचार्य का स्मरण होता है, और आदि शंकराचार्य का स्मरण होता है तो मध्य प्रदेश का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रकल्प हमें याद आता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पर मूर्त हुआ, और अद्वैत वेदांत दर्शन का भाष्य करने वाले आदि शंकराचार्य के जीवन और कर्म और उनके समूचे योगदान को लोकव्यापी बनाने का एक वृहत अभियान जो कि मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, जिसका सूत्रपात माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय अवधेशानंद गिरि जी महाराज हमारे साथ जुड़े। ऐसे संतों की छाया में उनके आशीर्वाद से हम आदि शंकराचार्य के उस प्रकल्प को एक स्थायी स्मृति के रूप में बसाने की कोशिश भी मध्य प्रदेश में हो रही है। और आप सब जानते हैं कि ओंकारेश्वर में यानी कि आदि शंकराचार्य की गुरुभूमि पर अष्टधातु की एक वृहत प्रतिमा हम स्थापित करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से हमारे इस महत्वपूर्ण प्रकल्प और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पर जो ये प्रकल्प मूर्त हो रहा है उसका हम स्वागत करें। आदरणीय श्री अतुल तारे जी मध्य स्वदेश के समूह संपादक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उन्हें आमंत्रित करें और इस आग्रह के साथ आमंत्रित करें कि विरासत भी कभी कभी अपने भविष्य पर कुछ इस तरह मुस्कुराती है कि उसका सौभाग्य बोलने लगता है। जो विरासत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कुप्पसी सुदर्शन ने और आदरणीय मामाजी माणिकचंद वाजपेयी जी ने स्वदेश के रूप में गढ़ी, उसके एक महत्वपूर्ण उत्तराधिकार के रूप में मध्य स्वदेश भी हमारे सामने है। और उसके समूह संपादक होने के नाते अतुल तारे इस विमर्श के मौके पर उसकी यात्रा के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत आग्रह के साथ आमंत्रित हैं श्री अतुल तारे। भारतीय राजनीति में सेवा, संवेदना और संस्कृति विषय पर आयोजित इस विमर्श में हम सबके श्रद्धा के केंद्र भारतीय मनीषा के प्रज्ञा पुरुष श्रद्धेय अवधेशानंद जी महाराज के चरणों में निवेदन। आज इस आयोजन में आज की उत्सव मूर्ति और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जब भी मैं आदरणीय शिवराज जी को यशस्वी मुख्यमंत्री कहता हूं तो मुझे यह संबोधन कुछ अधूरा सा लगता है, क्योंकि उनकी जो संवेदनाओं का जो तल है वो वास्तव में ऐसा लगता है कि वो समूचे मध्य प्रदेश परिवार के एक मुखिया हैं, तो वो संपूर्ण रूप से उन पर परिलक्षित होता है। आज इस आयोजन में हमारे बीच संगठन शिल्पी, विद्वान विचारक आदरणीय शिव प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय यशवर्धन जी जैन, स्वदेश के प्रबंध संचालक। और जब मैं सामने सभागार की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं किन किन के नाम किस रूप में लूं, क्योंकि यहाँ एक एक विभूति इतनी महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि मुझे सभी को नाम से आदर देते हुए उनकी उपस्थिति को मान्यता देनी चाहिए। परंतु फिर भी सांकेतिक तौर पर आज हमारे बीच मध्य भारत प्रांत के प्रांत संघचालक आदरणीय अशोक जी पांडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह क्षेत्र कार्यवाह आदरणीय हेमंत जी, प्रांत कार्यवाह यशवंत जी, सांसद द्वय आदरणीय संध्या राय जी, केपी यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी संगठन मंत्री मध्य प्रदेश के आदरणीय सुहास जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी लोकेन जी, और जिनका अभी हमने स्वागत किया आदरणीय श्रीमती साधना जी, उनके बेटे कुणाल जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय विश्वास जी, विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष भारत शरण जी, और हैदराबाद से हमारे विशेष आमंत्रण पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय फिरोज जी, और वो सभी जिनके नाम छूट रहे हैं वे क्षमापूर्वक मैं आज आप सभी का इस आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। माननीय श्रीधर जी पराड़कर जी, आदरणीय अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज मध्य स्वदेश का ये 5वां वर्ष है। मध्य स्वदेश 5 वर्ष का हो गया है, लेकिन स्वदेश की यह यात्रा 5 वर्ष की नहीं है।
लगभग 7 दशक पुरानी है। हमें प्रसन्नता है कि स्वदेश ग्वालियर समूह के स्वर्ण जयंती वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का हमें आशीर्वाद मिला और सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री भी उस आयोजन में उपस्थित थे। और यूँ तो यह विचार की यात्रा, ध्येयनिष्ठ यात्रा 7 दशक पुरानी है। 1948 से इसका प्रारंभ होता है लखनऊ से। श्रद्धेय अटल जी हमारे आद्य संपादक हैं। 1966 में श्रद्धेय सुदर्शन जी के संकल्प से 1966 में इंदौर में स्वदेश का प्रारंभ होता है। फिर ये विचार की गंगा ग्वालियर में 1971 में आती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज स्वदेश ग्वालियर समूह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 8 संस्करणों से प्रकाशित होता है। तो यह विचार की यात्रा अपने आप में बहुत अनोखी है, खासकर इस कारण क्योंकि बाजारवादी पत्रकारिता के बीच स्वदेश का विचारों के प्रति संकल्प और दृढ़ रखते हुए आगे बढ़ना, निश्चित रूप से यह सब आप लोगों के समर्पण, विश्वास और प्रेम से ही घनीभूत हुआ है। 2016 में मध्य स्वदेश गुना भोपाल की हमारी यात्रा प्रारंभ होती है और आज इस 5वें वर्ष पर, चूंकि यह स्वर्ण जयंती वर्ष रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों न अपने सभी संस्करण केंद्र पर एक एक सामयिक विषयों को लेकर, जिसका बोध परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अपने उद्बोधन में हमें किया था कि भारत बोध और स्व का बोध और भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर जो उन्होंने हमें एक पाथेय दिया, तो यह विचार बना कि मध्य स्वदेश इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के दूसरे क्रम में आज भोपाल में एक आयोजन करे। और निश्चित रूप से इस यात्रा में जब 1971 में यह यात्रा ग्वालियर में आई तो श्रद्धेय राजमाता जी का इसे ममतामयी आशीर्वाद मिला और आदरणीय राजेंद्र जी शर्मा ने उसको एक ऊंचाई दी। श्रद्धेय मामा जी माणिकचंद जी वाजपेयी का समर्पण आज इस अवसर पर याद करना हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। और संपादकों की श्रृंखला में मैं अगर नाम लूं, संपादक या स्वदेश की विभिन्न भूमिकाओं में आदरणीय जयकिशन जी, लोकेन जी, प्रभात जी, बलदेव भाई शर्मा, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने स्वदेश को अपने अपने कार्यकाल में एक नई ऊंचाई देने का प्रयास किया। और आज यह हम मध्य स्वदेश का एक पहला सार्वजनिक आयोजन आज इस अवसर पर कर रहे हैं। इस आयोजन को लेकर मन में एक बड़ी कल्पना थी, लेकिन जब इस आयोजन की रचना हो रही थी तब कहीं कोविड का प्रोटोकॉल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे 9 जनवरी पास आई तो हमें लगा कि इस आयोजन को सीमित करना चाहिए। आदरणीय शिवराज जी भी इसको लेकर काफ़ी चिंतित थे और वो बार बार इस बात पर बात भी हो रही थी। तो इस आयोजन को सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संख्या को सीमित करने का प्रयास सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि वास्तव में स्वदेश के लिए भले ही ये उत्सवी क्षण हो, लेकिन समाज के प्रति हमारी अपनी एक प्रतिबद्धता भी है। लेकिन इस आयोजन की मन में आकांक्षा भी थी, तो हम आज यहाँ सभी एक साथ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। राजनीति में सेवा, संवेदना और संस्कृति, यह शब्द जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं यह स्वर या यह मूल्य धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रहे हैं, अनुपस्थित हो रहे हैं। लेकिन जब मैं मंच की ओर देखता हूँ तो एक सुखद आश्वस्ति होती है, क्योंकि जहाँ शिव का प्रकाश होगा वहाँ शिव का राज तो होना ही है। और जब शिव का प्रकाश और शिव का राज होगा तो निश्चित रूप से अवधेश आनंद जी हमारे बीच हैं। तो मंच की ये सुखद आश्वस्ति बताती है कि जीवन मूल्य, राजनीति के जो मूल्य हैं उनको स्थापित करने के लिए धर्मदंड भी सचेत है और वो समाज को दिशा देने के लिए भी प्राणपण से अपना परिश्रम कर रहा है। वैसे ही आदरणीय शिव प्रकाश जी या भारतीय जनता पार्टी राजनीति में मूल्यों की स्थापना के लिए जिस प्रकार प्रयास है, और स्वयं शिवराज जी तो सेवा, संवेदना और संस्कृति, इन तीनों का ही समुच्चय है। इस अवसर पर हम लोगों के मन में यह भी विचार था कि क्यों न आदरणीय शिवराज जी पर एक ग्रंथ का प्रकाशन किया जाए। जब इस विचार को लेकर
भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने इसको सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैं इसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं और आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग जिस विचार परिवार के प्रतिनिधि हैं वहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती। मैंने कहा हमारा उद्देश्य भी व्यक्ति की पूजा बिल्कुल नहीं है, हम उस तत्व की ही पूजा करना चाहते हैं। और यह विशेषांक या ग्रंथ निश्चित रूप से राजनेताओं के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कई ग्रंथ प्रकाशित होते हैं, होते रहे हैं और उनकी भी अपनी एक प्रासंगिकता है। लेकिन विलक्षण जननायक का जब हमारे मन में विचार आया तो वास्तव में सेवा, संवेदना और संस्कृति, हम सब जानते हैं कि विगत 15 वर्ष में ही नहीं, शिवराज जी जब से राजनीति में हैं उन्होंने इन्हीं विषयों को और इन्हीं मूलभूत जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए राजनीति का अपने समाज जीवन में योगदान दिया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब इस आयोजन को लेकर हमने कहा कि लाडली लक्ष्मी और जिन जिन बेटियों के कन्यादान शिवराज जी के हाथों से हुए हैं उनके साक्षात्कार किए जाएं। और हमारे प्रबंध संपादक वहाँ सौमित्र जी विदिशा में गए भी, तो मुझे ये सुनकर बहुत सुखद आश्चर्य हुआ और बताया गया कि इसका प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए आदरणीय भाई साहब के सख्त संकेत हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कहा गया कि ये हमारा संस्कार है, ये प्रचार की वस्तु नहीं है। तो वास्तव में जो ये सेवा, संवेदना और संस्कृति के जो तत्व हैं, और जैसा विनय जी ने बताया और कल से परम पूज्य अपने भोपाल में ही हैं, और जिस प्रकार ओंकारेश्वर और नर्मदा यात्रा या सिंहस्थ पर जो सांस्कृतिक अवदान मध्य प्रदेश में आगे बढ़ा है, हमको ये लग रहा था कि इन तत्वों को, इन विचारों को समाज के आगे ले जाना चाहिए। और इसी रूप में इस विशेषांक के प्रकाशन का हमने निर्णय लिया। और हमें प्रसन्नता है कि बाद में अत्यंत संकोच के साथ आदरणीय शिवराज जी ने इस पे सहमति दी। मैं आज इस अवसर पर मंच पर उनको स्वीकृति देने के लिए हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और इस ग्रंथ को लेकर भी हमें जिनका सहयोग मिला और ध्यान में आया कि वास्तव में कि ऐसे कई पक्ष हैं उनके जीवन के जो समाज में आने चाहिए थे, और उसके पीछे भाव यही था कि उन तत्वों को, उन मूल्यों को आगे लाया जाए। आज इस अवसर पर मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्य स्वदेश भोपाल, स्वदेश ग्वालियर समूह की ही विचार की वह धारा है जिसके आगे हमने जो संगठन के मूलभूत तत्व हैं और ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता है जिसका हमने संकल्प लिया है और जिसको लेकर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने 27 नवंबर को हमें फिर एक बार आशीर्वाद दिया। हम उन मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए समाज की सकारात्मक सेवा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। एक बार पुनः मंच पर मैं मंच का और आप सभी सुधीजनों का इस अवसर पर आप हमारे आयोजन में सहभागी हुए, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तारे जी। नदियों का उद्गम बहुत छोटा होता है। अगर हम अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम को देखें तो एक छोटी सी झील को देखकर यह अनुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है कि खंबात की खाड़ी तक जाते जाते न जाने कितने कूल किनारों को तय करते हुए नर्मदा एक विशाल रूप धारण कर लेती है। ऐसी ही यात्रा विभिन्न प्रकल्पों की होती है। मध्य स्वदेश की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। पंक्तियों के साथ कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। आदरणीय शिवराज जी। आत्मा का मोक्ष और जगत का हित, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, जिनके जीवन का ध्येय है, ऐसे हम सबके परम पूज्य स्वामी जी अवधेशानंद गिरी जी, आचार्य महासभा के भी वो अध्यक्ष हैं और सदैव उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। आज भी आशीर्वाद देने आए। भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन महामंत्री, मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक
कुशल संगठक, अद्भुत वक्ता आदरणीय श्री प्रकाश जी, स्वदेश के नव स्वदेश के प्रबंध संचालक आदरणीय यशवर्धन जी, संपादक आदरणीय अतुल तारे जी, नीचे विराजमान अभी विभीषण जी का की यहां चर्चा हुई, ये वो व्यक्ति थे जिनने पकड़ के मुझे संघ से जोड़ दिया और पकड़ा भी मेरे गांव जैत में। इनके सहित परमादरणीय संघ चालक जी, कार्यवाह जी, और मैं किसका नाम लूं किसका नाम ना लूं, ये सभी वरिष्ठगण, भाई और बहनों, एक को छोड़कर, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी भी यहां मौजूद है। इस कार्यक्रम के लिए मैं बड़े असमंजस में था। अतुल जी ने पहले चर्चा की तो स्वाभाविक रूप से मन में यही भाव था, व्यक्ति पर केंद्रित किसी भी ग्रंथ या पुस्तक का प्रकाशन आमतौर पे हमारी परंपरा के विरुद्ध है। अतुल जी 2-3 किताबें और छपी, मैंने उनका विमोचन ही नहीं होने दिया पहले। लेकिन जैसा श्री प्रकाश भाई साहब कह रहे थे, व्यक्ति ने हम एक परंपरा के कार्यकर्ता हैं और इसलिए व्यवस्था से अगर कुछ सोचा जाए कि नहीं करना है तो फिर वही कार्यक्रम संपन्न होता है। एक और संकोच था, कल भी श्री प्रकाश जी और मेरी चर्चा हुई, मैंने अतुल जी तक संदेश पहुंचाया कि कोविड की परिस्थितियों में क्या कार्यक्रम होना चाहिए। अतुल जी ने और स्वदेश की टीम ने ही विश्वास दिलाया कि पूरे भीड़ नहीं होगी किसी भी हालत में, कोविड के नियमों का पालन करते हुए ही कार्यक्रम होगा। और मैं आभारी हूं, स्वदेश ने जो कहा वो किया, कोविड के नियमों का पालन करते हुए ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। स्वदेश की यात्रा जो वैचारिक अधिष्ठान की यात्रा है, मूल्य आधारित पत्रकारिता की यात्रा है, 7 दशक की यात्रा को प्रणाम करता हूं। और आज प्रणाम करता हूं श्रद्धेय अटल जी को, जो आद्य संपादक थे। मामा जी को कौन भूल सकता है, मुझसे पहले भी मामा जी हुए हैं, श्री प्रकाश जी, मामा माणिकचंद वाजपेयी जी। हम में से हर एक उनकी सहजता और सरलता को प्रणाम करता है। परम पूज्य सुदर्शन जी, राजमाता जी, अनेकों उतार और चढ़ाव स्वदेश में देखे, मैं विस्तार में उसके नहीं जाऊंगा, समय की सीमा है। लेकिन एक भाव मेरे मन में जरूर आता है स्वदेश को देख के। आज के दौर में जब कई मीडिया समूह व्यवसायिक पत्रकारिता करते हैं, और मुझे तो आश्चर्य होता है कि संपादक की जगह आजकल प्रबंध संपादक हो गए हैं, संपादक प्रबंधक हो जाते हैं। वैसे दौर में अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए, आपातकाल के प्रहार को भी झेलते हुए, स्वदेश की मूल्य आधारित पत्रकारिता की यात्रा निरंतर जारी है और मुझे विश्वास है कि वो लगातार जारी रहेगी। मैं इस यात्रा को भी प्रणाम करता हूं। आज आदरणीय श्री प्रकाश जी ने बड़े सुंदर ढंग से विषय का विवेचन कर दिया। अब श्री प्रकाश जी, जो आप सोचते थे वही बहुत कुछ मैं सोचता था, अब आप बोल गए, क्योंकि मूल विषय एक ही है। देखिए, संवेदना के बिना सेवा का भाव पैदा नहीं हो सकता, और संवेदना और सेवा ये भारतीय संस्कृति के मूल में है।
भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। और इसलिए मूल विषय को बहुत अच्छे ढंग से इस पर आदरणीय श्री प्रकाश जी ने किया है। मैं भी यही सोचा था कि संवेदना का प्रकटीकरण क्यों होता है, दूसरों के प्रति सेवा का भाव जागृत संवेदना से होता है, लेकिन प्रकटीकरण होता ही इसलिए है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहते, वो और मैं एक ही तो हैं। भारतीय संस्कृति का मूल है कि एक ही चित्त तत्व समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है, एक ही चेतना। उसको तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा, सिया राममय सब जग जानी। सब में सीता राम है, सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वो ही समाया हुआ है। इसलिए आज नहीं, हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, जियो और जीने दो। अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही एक परिवार है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि भारत का तो बच्चा बच्चा गांव में भी इस मंत्र को बोलता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह विश्व का कल्याण का भाव कहां से आता है? यह भारतीय संस्कृति का मूल है, क्योंकि मूल रूप से हम सभी एक हैं। इसलिए जब यह भाव पैदा होता है कि हम सब एक हैं, तो फिर अगर दूसरे को किसी कष्ट का सामना करना पड़ता है तो फिर संवेदना जगती और उसकी सेवा का भाव पैदा होता है। मैं बहुत विस्तार में इस विषय के नहीं जाऊंगा, शिव प्रकाश जी ने सारी बातें कही है। हमने केवल व्यक्ति व्यक्ति में एक चेतना नहीं मानी, व्यक्ति और समाज में भी उसी चेतना को माना है। और केवल यहीं तक चिंतन सीमित नहीं रहा, प्राणियों में भी वही है। तभी तो हमारे आज नहीं, हजारों वर्ष पहले से गाय का भाग, चींटी का भाग, कुत्ते का भाग अलग निकाल के रखने की परंपरा रही है। प्रकृति के प्रति जो हमारा प्रेम और स्नेह है वो भी इसी भाव के कारण है। और इसलिए एक ही चेतना के अंग जब हम हैं तो एक के दुख से दुखी होते हैं और उसको दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस संवेदना का प्रकटीकरण कई बार तो स्वयं व्यक्ति में हो जाता है, कई बार अध्ययन से भी आता है, और कई बार विभीषण जी जैसे लोग भी मिल जाते हैं उस प्रकटीकरण के लिए। देख, हम जिस परंपरा के अंग हैं, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, फिर से विश्वगुरु के पद पर अधिष्ठित करने के लिए संघ की स्थापना 1925 में हुई। और अब परम पूज्य डॉक्टर साहब ने एक नहीं अनेकों कार्यकर्ताओं की मालिका खड़ी कर दी। मैं तो ये मानता हूं कि उसमें सबसे नीचे का मोती क्या गुरिया कहूंगा, एक नहीं अनेकों श्रेष्ठ समाज जीवन के हर क्षेत्र में काम करने वाले। लेकिन ये जो प्रकटीकरण होता है उसके अपने तरीके हैं। कई बार पढ़ के हो जाता। मैंने बचपन में अपनी पाठ्य पुस्तक में तीसरी या चौथी में पढ़ा, उत्तानपाद नाम के एक राजा थे, उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। अब उस कथा के विस्तार में मैं नहीं जाता। जब ध्रुव को पिता की गोद से उतारा गया तो मां ने कहा कि चिंता मत कर बेटा, तेरे पिता से भी बड़ा अगर कोई है तो भगवान है। तू तो भगवान की पूजा कर, तू भगवान की गोद में बैठेगा। तो बचपन में जब पढ़ा तो मुझे लगा कि भगवान की गोद में अपन को भी बैठना चाहिए। और नर्मदा के तट पे गांव था तो स्वाभाविक रूप से साधु संतों का आना जाना रहता था। और उस जमाने में खेत कम थे
पड़त जमीन ज्यादा थी जिसमें घास भी होता था और पेड़ भी लगते थे, तो मन करता था किसी पेड़ के नीचे बैठो और भगवान की पूजा करो। ध्रुव की तरह, जैसे ध्रुव को गोद में भगवान ने बिठाया, अपन को भी बिठा देगा। अब ये भाव का एक प्रकटीकरण हो गया, पढ़ के हो गया, पढ़े और प्रकट हो गई। और तब कई हर कभी लगने लगा कि भगवान तो अपने संग ही है। हमारे स्कूल में जयपुर में पढ़ता था, वहां शनिवार के दिन रामायण जी का बाल सभा होती थी और रामायण जी पढ़ते थे 5-7 दोहे तक। और पढ़ने का तरीका था, कोई एक बच्चा प्रसाद लाता था, फूल चढ़ाता और अर्थ बताते बताते रामायण मन और मस्तिष्क में समा गई, मिल गई। भी हमारे गांव में अगर मृत्यु होती है तो ब्राह्मण देवता को कुछ ना कुछ दान देते, जिसको पद कहते हैं। उनमें गीता की प्रति भी होती, तो गीता जी पढ़ते पढ़ते मन में यह भाव पैदा होने लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। अब इसी भाव में विभीषण जी गांव में आ पहुंचे। विभीषण जी गए थे कि राधे श्याम जी की शादी में। राधे श्याम जी मेरे चचेरे भाई थे। हेमंत जी राधे श्याम जी को जानते होंगे, सुहास जी भी शायद जानते हो। अब वो स्वयंसेवक पहले बन गए। उनकी शादी हुई, विभीषण जी जैत पहुंच गए। बैलगाड़ी में बारात गई थी जैत से सिया गए, पास में गांव था 7-8 किलोमीटर। और पता नहीं विभीषण जी ने क्या देखा, उन्हें सोचा कि बस इसको तो पकड़ना है। तो उसी गाड़ी में विभीषण जी और मैं, इन्हें पकड़ा तो फिर छोड़ा ही नहीं। कहां पढ़ते हो, क्या करते हो, भोपाल में कहां रहते हो, और फिर कुछ और बातें बताने लगे, कहानी सुनाने लगे। ऐसा आकर्षण पैदा हुआ कि हम विभीषण जी से जुड़ गए और शाखा में जाने लगे। अब तब तक मैं नहीं जानता था गुरुजी कौन है, लेकिन ये लगभग 71 के आसपास की बात है। 71-72 में परम पूजनीय गुरुजी का एक प्रवास हुआ था। शायद वो अंतिम प्रवासी भोपाल में था। तो बड़ी शाखाओं में चर्चा थी, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। तो उत्सुकता जगती थी, गुरुजी को देखेंगे, गुरुजी को देखेंगे। अब आप देखिए, संवेदना तो है, संवेदना का प्रकटीकरण का तरीका वो प्रकट विभीषण जी ने कर दिया। और उसके बाद वो प्रकट भी ऐसा हुआ कि मन में लगने लगा कुछ करना चाहिए। तो विभीषण जी को आज मैं बता रहा हूं, हम जैत में अखंड रामायण का पाठ करते थे। कई बार हम छुट्टी में जाते थे, मैं 5वीं 4थी पास करके आ गया था। अखंड रामायण मतलब 24 घंटे में रामायण जी का रामचरितमानस का पाठ हो जाता था। घी का दीपक जलाना और फिर रामायण सस्वर पढ़ने वाले होते थे। तो हमारे गांव में एक मलुआ दादा थे, अनुसूचित जाति के। उनके घर में कई वर्षों के बाद बेटी का जन्म हुआ। रामायण जी पूरी करने में 5-6 रुपया लगते थे महाराज जी। तो हम 5-6 रुपया इकट्ठा कर लेते थे। 98 1 रुपया उस समय बहुत होता था। मलुआ दादा मेरे पास आए और कहा कि भैया मेरे घर बेटी का जन्म हुआ है, का मैं भी रामायण में चंदा दे सकूं है। अरे मैंने कहा क्यों नहीं दे सकूं, जरूर दो। मलुआ दादा ने चंदा दे दिया 2 रुपया। अब जैसे ही गांव में पता चला कि मलुआ दादा के चंदे से रामायण हो रही है, तो कई लोगों ने मुझे बुलाया और बुला के कहा हम मर गए। कहा तो मैंने कहा क्या हो गया? बोला मलुआ के पैसा से रामायण होए। तो मैंने कहा उनके घर बेटा पैदा हुआ है। बोले कितने चाहिए, हम दे देंगे, ये पैसा वापस कर। अब अंदर में संवेदना कहूं या कौन सा भाव कहूं, एक फूक उठी कि चाहे कुछ हो जाए। मलुआ क्या सोचेंगे, बेटी का जन्म हुआ और रामायण जी के लिए चंदा दिया। मैं भी अड़ गया कि चाहे कुछ हो जाए, रामायण तो मलुआ दादा के चंदई से होगी। और बाद में मलुआ दादा मंदिर भी गए। उनकी पत्नी को हम बिचली बहू कहते थे। बिचली बहू, बहू सम्मानजनक नाम होता है। दादी को भी बहू कहते हैं, ताई को भी बहू कहते हैं। उसके बाद से मंदिरों में आना जाना शुरू हो गया। वैसे ही मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैं सर्दी के ऐसे दिन थे, तो दादी मां कहती थी और ओढ़ के सो जा, जल्दी मत उठ।
और उस जमाने में गांव में हरवाही और चरवाही दो परंपराएं होती थी। हरवाहा होता था जो हल चलाता था, चरवाहा होता था जो गाय बैल चराता था। तो हमारे यहां था बुद्धा चरवाहा। सवेरे 6 बजे आना पड़ता था, 5:30 6 बजे, और रात तक काम करते थे। और दादी माँ कहती तू दब के सो जा, और बुद्ध आ रहे हैं तो गाल तिड़े। आजकल तो गालों का तिड़ना बिड़ना बंद हो गया, नहीं सर्दी के दिनों में तिड़ जाते थे, पूरे हाथ पांव तिड़ जाते थे, पूरे के पूरे खून उसमें से छलकने लगता था। तो बुद्धा आए एक दिन लेट, हमारे चाचा जी गर्म हो गए कि बुद्धा, और फिर जिन शब्दों में कहना चाहिए वो मैं कह नहीं सकता। लेट आया और 2 झापड़ बुद्धा को, संवेदना जग गई और मन में लगा कि ये तो गड़बड़ है, मैं सो रहा हूं और ये बुद्धा पिट रहा है। और मजदूरी मिलती थी पाई में नाप के। पाई और कुड़े दो तरह के बर्तन एक तरह के होते थे। पहले पैसे से नहीं देते थे, नाप के देते थे, 1.25 पाई या 2.5 पाई। अब मेरे मन में आ गया कि ये 2.5 पाई तो बहुत कम है, 1.25 पाई कम है। 2 चीजें आई, एक काम के घंटा तय होने चाहिए, और दूसरा ये 2.5 पाई की जगह 5 पाई होना चाहिए। तो मंदिर पे ही हमने मीटिंग बुलाई मजदूरों की। लगभग 14 साल की उम्र थी महाराज, और मीटिंग बुलाई तो कुछ आए कुछ आई नहीं, डर के पता नहीं छोटा सा मोड़ आए ये तो। और फिर मैंने कहा कि गलत बात है, काम के घंटे तय होने चाहिए, बुद्धा पिटता है। तो बोलिए कि हो कैसे सकते हैं? मैंने कहा अपन आंदोलन करेंगे। बोले आंदोलन कैसे करें, फिर खाएं का? अरे हम का किसान कहां जाएंगे, काम तो तुमसे ही कराना पड़ेगा, तो अपन काम बंद कर देंगे। उस जमाने में गांव में बिजली नहीं तो गैस बत्ती होती थी, पेट्रोमैक्स। एक कहीं से गैस बत्ती जुगाड़ी, मेंथल बांधा, जलाया, एक ने सर पे रखा, और 20-25 लोग साथ, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। जैसे ही जुलूस हमारे घर के दरवाजे पे पहुंचा तो लठ लेके चाचा जी निकले, आओ मैं देता हूं तुम्हें 5 पाई। तो मजदूर तो फेंक फाक के गैस बत्ती भग गए, हम पकड़े गए। और पकड़ने के बाद जो कुछ हुआ है वो वर्णन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में संवेदना अगर प्रकट होती है तो ये एक नहीं है, इस तरह के अनेकों उसके तरीके होते हैं। मुझे एक घटना और याद आती है, सैद्धांतिक बात भाई साहब ने कही है। मैं बोलता अच्छा था थोड़ा, क्योंकि रामायण जी की चौपाई की व्याख्या करते करते वक्ता बना मैं। एक जगह एक सामूहिक विवाह का सम्मेलन था, तो कोई अतिथि के आने में देर थी, तो उनका ये मोड़ा अच्छा बोले जाए बुलवा दो। तो मैं खड़ा होकर बोलने लगा कि बेटियों के साथ अन्याय नहीं, क्योंकि मैंने पिटते हुए देखा था। माँ और बेटा और बेटी में भेद करती थी, और गांव में अगर पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो पति को अधिकार था कि लठ उठाए और पत्नी को जड़ दे। तो वो मन में तकलीफ पहुंचाती थी वो बात। तो मैं ऐसे ही कह रहा था कि स्त्री पुरुष समान है, बेटी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, बेटी को आने दो। तो एक अम्मा खड़ी हो गई, बात बड़ी बड़ी कर रहा है। बेटी आ गई और शादी में दहेज का इंतजाम करना पड़ा। तो क्या दहेज का तू देगा? आ गया, बेटी आने दो, बेटी आने दो। तब मन में बात घुस गई कि ये ऐसे काम नहीं चलेगा भाषण देने से। अब वो चीज दिमाग में बनी रही, और मैं जैसे ही विधायक बना, सबसे पहले हमने एक शादी की गरीब बेटी की, और वो शादी करके इतना इंतजाम, इतना आनंद आया। अजब अद्भुत बात है, विधायक करके हमने शादी की, समाज के सहयोग से करी, और अगले साल मेरी भी शादी हो गई, सांसद बन गए। उस घटना के बाद हमने फिर बेटियों की शादी करना शुरू की। अनेकों मित्र यहां बैठे जो उन शादियों में गए, बिना किसी सरकारी सहायता के शादियों का कार्यक्रम होता था, जहां निर्धन बेटियों की शादी करते थे। उसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मेरी धर्मपत्नी अब ये तो महाराष्ट्र से आई थी, लेकिन बड़े उत्साह से भाग लेती थी और मित्रों के सहयोग करते थे। जैसे ही मन में रहा कि इतनी शादी से भी काम नहीं चलेगा, तो उसी संवेदना से बनी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और जैसे ही सरकार बनी, मुख्यमंत्री बनते ही पूरे प्रदेश में सामूहिक शादियों का क्रम प्रारंभ हुआ। और फिर उसी में से निकली लाडली लक्ष्मी योजना।
मुझे याद है जब पहली बार लाडली लक्ष्मी योजना के लिए दिमाग में यह बात थी कि जब तक बेटी बोझ से वरदान नहीं बनेगी तब तक बेटी को आने ही नहीं देगा, तो बेटी को वरदान बनाओ। तो उसी में से जब मैंने अफसर बुलाए और तत्कालीन वित्त मंत्री बुलाए तो बोले इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं तो जिद पड़ा था कि योजना तो बनेगी। तो उसी में से बनी फिर लाडली लक्ष्मी योजना, जो बाद में प्रकारांतर से पूरे हिंदुस्तान के हर एक राज्य ने लागू की, जो आज भी लगभग 41 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। और सचमुच में इतना आनंद आता है, जिन बेटी को हाथ में गोद में खिलाया, आज वो कोई 12वीं पढ़ रही है, कोई कॉलेज में पहुंच गई है, और उसके बाद तो फिर साइकिल बेटियों को देना, गांव की बेटी योजना, उसके बाद फिर 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकायों के चुनाव में से मध्य प्रदेश ने सबसे पहले किया था। मुझे लगा जब तक राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। और उसी में से फिर 30% भर्ती पुलिस में भी करो, तो एक नहीं फिर अनेकों चीजें निकलती हुई चली जाती है। लेकिन ये संवेदना गढ़ने वाले कोई हाथ होते हैं तो वो विभीषण जी की तरह होते हैं। विभीषण जी के साथ साथ मुझे केलकर जी भी याद आ रहे हैं, सूर्यकांत केलकर जी। अब विद्यार्थी परिषद के वो प्रदेश के संगठन मंत्री थे। समय ज्यादा हो रहा है, मैं वो समाप्ति कर रहा हूं। विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री थे। आपातकाल लगा, मैं मॉडल स्कूल का प्रेसिडेंट बन गया था, विद्यार्थी परिषद के संपर्क में भी आ गया था। केलकर जी ने कहीं से पता किया कि लड़का बड़ा तेज है, अंडरग्राउंड आंदोलन में काम आएगा, तो नाम और पता उनके पास था। वो रविशंकर नगर कॉलोनी में रहता था, बोर्ड कॉलोनी में, वहां पहुंचे। अब मैंने उनको देखा तो मुझे नाम उन्होंने बताया सुनील गोड़बले, क्योंकि वो भी भूमिगत रूप से आंदोलन चला रहे थे। फिर मुझसे बात हुई, सही नाम मुझे भी नहीं बता, और बाद में मुझसे मिलने के बाद 2-3-4 दिन बाद पकड़ लिए गए। अब वो पकड़े गए तो उनकी डायरी में मेरा नाम और पता था, तो पुलिस हमारे यहां पहुंच गई। और पहले तो मैं नकारता रहा, उस घटना के विस्तार में नहीं जाऊंगा। बाद में जब तलाशी ली तो वो पूरा साइकिल स्टाइल पर्चे सब मिल गए। तो पुलिस ने भी विवेक क्या धुलाई की है उसका वर्णन नहीं कर सकता मैं, जिन शब्दों का प्रयोग किया वो अलग कथा है। लेकिन उसके बाद सूर्यकांत जी तो जेल में बाद में पहुंचे, मैं पहले ही जेल में पहुंच गया, मेरे बाद सूर्यकांत जी पहुंचे, और उनके साथ विद्यार्थी परिषद का कई वर्षों तक काम किया। तो वास्तव में हम लोग अगर कुछ हैं तो संघ के संस्कारों के कारण, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के कारण। एक बार मेरे हाथ में अखंड ज्योति लग गई। अखंड ज्योति पढ़ के मुझे लगा कि एक एक शब्द बड़ा परिवर्तन अंदर करने वाला है। तो मैं आचार्य श्रीराम अखंड ज्योति पढ़ के फिर गायत्री साधना प्रारंभ हुई। और आचार्य श्रीराम शर्मा जी जब आए थे होशंगाबाद 81 में, तो उनके पास भी पहुंच गया, और बाद में फिर महाराज जी के संपर्क में भी आ गया। तो आशीर्वाद देने वाले और गढ़ने वाले तो वास्तव में और कोई होते हैं, जो संवेदनाओं का प्रकटीकरण करते हैं, जो मनुष्य को गढ़ के कुछ उससे अच्छा काम करवा देती है। तो जो कुछ अच्छा है वो इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूं, इसलिए कि गढ़ने वाले अच्छे हैं, उनने सही राह दिखाई, उस राह पे चलने का विनम्र प्रयास किया, और एक के बाद एक फिर कई काम अच्छे होते चले जाते हैं। तो श्रेय तो किसी और को जाता है, और कई बार परिस्थितियां भी ऐसी बन जाती है। अब संवेदना तो प्रकट हो गई। अब मैं गया एक गांव, तो वहां 3 बेटियां थी जिनके माता पिता नहीं थे। तो मुझे कहा कि भैया इनकी कुछ व्यवस्था कर दो। तो मैंने कहा क्या, छोटी छोटी बेटियां थी, तो मैंने कहा मैं ही ले जाता हूं। अब मैं ले तो गया, विदिशा ले गया, विदिशा रहता था मैं, और जाके मैंने फिर मेरी धर्मपत्नी से कहा कि अब ये अपनी बेटियां हैं, लेकिन फिर साथ भी ऐसा मिल जाता है कि धीरे धीरे फिर 7 बेटियां हमारे पास ऐसी आई, और 7 बेटियों को पाल पोस के बड़ा करके मैं तो लाके भूल गया। लेकिन आज अगर मैं ये नहीं कहूंगा तो बात अधूरी होगी कि मेरी धर्मपत्नी ने उनका पूरा लालन पालन करके और विदा भी कर दिया। पिछले साल 3 बेटियों की विदाई हुई। तो कोई ना कोई माध्यम फिर ऐसे बनते जाते हैं कि वो संवेदनाएं सेवा में परिवर्तित होती जाती है। भगवान से यही प्रार्थना है कि सद्बुद्धि और सत्संस्कार ये बने रहें,
लेकिन वो बने तब रहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि लोटा को संघ में बार बार हमने सुना है कि लोटा को अगर बार बार नहीं मांजो तो उस पर भी धूल जम जाती है, और इसलिए वो मजता रहे, और मजता रहे इसलिए जरूरी है कि हम संस्था के साथ भी जुड़े रहें, नित्य अपने आप को सुधारने की कोशिश करते रहें, मजते रहें, तो स्वयं सेवक के नाते भी मजते रहें। और उसी में से फिर संस्कृति के भाव जो शिव प्रकाश जी ने व्यक्त किए हैं। अब देखिए, मन में विचार आया कि आचार्य शंकर जिनने पूरे देश को पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण से जोड़ा, उस विषय के विस्तार में मैं नहीं जा रहा, तो फिर भाव आते जाते हैं कि फिर आचार्य शंकर पूरी दुनिया को एक कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चेतना सब में है। यह भाव अगर प्रकट ठीक से हो गया अद्वैत वेदांत के नाते, और इसको व्यवहारिक वेदांत में जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बदला, अगर ठीक ढंग से प्रयास हो जाए तो दुनिया की सारी उठक पटक समाप्त हो जाएगी, ऊंच नीच भेदभाव मिट जाएगा। और इसलिए ओंकारेश्वर प्रकल्प जैसे प्रकल्पों का जन्म होता है, जिसपे अब काम प्रारंभ हो रहा है, और इसलिए महाकाल महाराज का परिसर भी बनता है। हम सौभाग्यशाली के समय देश का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो वास्तव में संवेदनाओं के प्रतीक है। एक नहीं, कई संवेदनाएं सेवा में और कार्यक्रमों में बदल के, उज्ज्वला रसोई गैस योजना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे मकान बनाने का अभियान हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, एक नए तरह के भारत की सृष्टि, एक नई दिशा में देश को ले जाने का काम कर रहे हैं। तो सच में हम तो उसी माला के एक छोटे से मोती हैं, उस दिशा में काम करते रहें, और उसके लिए स्वामी जी का भी आशीर्वाद चाहिए। और जो हमारा मातृ संगठन है, उसमें काम करते करते वो मूल ना भूल जाए। कई बार ये ग्रंथ और बाकी चीजें हम की जगह मैं क्या प्रकटीकरण कर देते हैं, और जिस दिन ये लगा कि मैं बड़ा हूं, उस दिन से पतन प्रारंभ हो गया। तो भगवान ऐसा बड़ा कभी मत बनाना, यही प्रार्थना करते हुए स्वदेश को एक बार में फिर शुभकामनाएं देते हुए और स्वामी जी से आशीर्वाद मांगते हुए, शिव प्रकाश भाई साहब ने शुभकामनाएं दी है, सही रास्ते पर चलते रहें, यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच है कि सच्चे कर्मियों की कभी भी अपनी साधना के दिन नहीं गिनते हैं, लेकिन समाज के पास उनके सत्कर्मों का हिसाब जरूर होता है। और एक दिन आता है जब समाज उनके इस अवदान के प्रति अपनी आंतरिक कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करता है। मध्य स्वदेश ने इस अवसर विशेष पर शिवराज सिंह चौहान जी के जीवन और व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को पुस्तकाकार संजोने का उपक्रम किया है, और एक दस्तावेजी विशेषांक इस अवसर पर प्रकाशित हुआ है। हम चाहेंगे कि मंच पर आदरणीय परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, आदरणीय शिव प्रकाश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सब मिलकर इस विशेषांक का लोकार्पण करें। निदा फाजली कहते हैं कि हर आदमी में छिपे होते हैं कई आदमी, जब भी देखना कई बार देखना। जब कई बार देखने की बारी आती है तो बहुत सारे पहलू साझा होते हैं, और उन तमाम पहलुओं को संजोने का मन होता है। बहुरंगी व्यक्तित्व, कई सारे ऐसे अछूते पहलू, कई सारे रोशन पहलू, वे सब मिलकर एक व्यक्तित्व का विहंगम हमारे सामने मूर्त करते हैं। और ऐसे ही कोशिश मध्य स्वदेश ने इस अवसर पर प्रकाशित विशेषांक में की है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी, शिव प्रकाश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय शिव प्रकाश जी के उद्बोधन, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का ये आत्मज्ञापन, और उसके बाद इस मंच पर जो दिव्य उपस्थिति हम आदरणीय परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद महाराज जी की देख रहे हैं, तब निश्चित रूप से कौतूहल, जिज्ञासा, आदर, ये तमाम चीजें जैसे उनके आसपास जाकर सिमट जाती हैं। कहते हैं कि संत अध्यात्म के आकाश में इंसानियत का इंद्रधनुष है, सौंदर्य के सितार पर सद्भावना का संगीत है, विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद है, संत प्यार की पीढ़ी पर परमात्मा की प्रार्थना है।
संत जागरण की ताबीज हैं, सदाचरण के आशीष हैं। वे कहते हैं कि किसी ने मुझे रोशनी दी, मैं भी तुम्हें रोशनी देता हूं। किसी ने मेरी आंखें खोली, मैं भी तुम्हारी आंखें खोलता हूं। इन तमाम सूत्रों को जब हम स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज के व्यक्तित्व में विलय होते हुए देखते हैं तो हम गर्व से अभिभूत हो जाते हैं। आज वे हम सबके बीच उपस्थित हैं। हम अपना समवेत प्रणाम उन्हें अर्पित करते हैं और बहुत आदर के साथ उनके उद्बोधन के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। करतल ध्वनि से आप अवधेशानंद गिरि जी महाराज का अभिनंदन करें, स्वागत करें। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा शिष्य श्यामला धर्मधरा मध्य प्रदेश की है संस्कार संपन्ना भोजनगरी भोपाल, जिसे मां नर्मदा और क्षिप्रा महाकालेश्वर ओंकारेश्वर की सन्निधि नैकट्यता प्राप्त है, जो भारत का हृदय प्रदेश है। ऐसे इस मध्य प्रदेश में भोपाल की ये पूर्व विधानसभा के सभागृह में इस संपूर्ण सारस्वत आयोजन अनुष्ठान की उत्सव मूर्ति अथवा नाभिकीय सत्ता आदरणीय आत्मीय, एक सभ्य शिष्टशालीन और एक ऐसे पुरुष जो न केवल शासक और अच्छे प्रशासक हैं अपितु वे एक संयमित उपासक भी है।